हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की पुरानी किताब के अध्याय 15 और नई किताब के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य या मीन ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो मैंने विशेष रूप से गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए बनाया है, जिसमें छोटी छोटी क्रियाओं को या छोटी छोटी बातों को सरल रूप में युक्तियों या ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। माध्य की जो प्रत्यक्ष विधि है, इसे हम आपकी गणित की किताब में दिए गए उदाहरण 1, जो कि आप सामने देख रहे होंगे, उदाहरण 1 में लिखा है किसी स्कूल की कक्षा के 30 छात्रों, यहाँ पर कक्षा 10 के 30 छात्र हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी में दिए गए हैं और इस सारणी से एक बारंबारता सारणी इसी उदाहरण में प्राप्त की गई है, जो कि ठीक आपके सामने दिखाई दे रही होगी। सारणी 14.2 यह बारंबारता सारणी कहलाती है और इसमें आप पहली पंक्ति में देख रहे हैं वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं। वर्ग या वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, इस प्रकार से ये वर्ग अंतराल कहलाते हैं, जो पहली पंक्ति में लिखे गए हैं। दूसरी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, जो कि यहाँ पर 2, 3, 7 और इस प्रकार आगे और भी विद्यार्थियों की संख्याएं लिखी गई हैं। ये संख्याओं के ऊपर जो वर्ग है उसकी बारंबारताएं कहलाती हैं, जिसे आगे चल कर के हम स्मॉल f से दर्शाएंगे या व्यक्त करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए बारंबारता के लिए हम स्मॉल f संकेत का प्रयोग करते हैं। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, उन्हें यह भी समझने में समस्या आती है। कभी कभी जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है, उसमें सांख्यिकी के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना ही है। इसलिए आपको, और इस वर्गीकृत आंकड़े हम उन्हें कहते हैं जिसमें वर्ग या वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़ों को लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ग या वर्ग अंतराल के रूप में सारणी 14.2 में आंकड़े लिखे गए हैं और इसे हम बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इस प्रकार से क्षैतिज रूप में सारणी बनी हुई हो सकती है और कभी कभी यह सारणी ऊर्ध्वाधर रूप में, खड़े रूप में इस प्रकार की भी हो सकती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और ये रूप क्षैतिज रूप है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप में, खड़े रूप में, इस तरह से स्तंभ के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है वही सारणी, और यहाँ पर ये क्षैतिज रूप में सारणी दिखाई दे रही है। तो किसी भी रूप में आपके प्रश्न पत्र में ये सवाल आ सकता है। इसी तरह की बारंबारता बंटन सारणी आपके प्रश्न पत्र में होगी, जिसमें एक वर्ग अंतराल उसमें अवश्य होगा और दूसरा जो कॉलम होगा या दूसरी जो पंक्ति होगी उसमें बारंबारता होगी। और यहाँ पर बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है। अब हम इसमें एक दो बातें और समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे वर्ग को लेकर के भी समस्या
थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है जिन बच्चों को, उनके लिए मैंने यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया कि वर्ग किस तरह का होता है। देखने में 10 से 25 जैसे यहाँ पर लिखा गया है और बीच में डैश बना हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है और बीच में डैश बना हुआ है, फिर 25। तो ये पहले जो संख्या लिखी हुई होती है वो छोटी संख्या होती है, और इस संख्या को हम वर्ग की निचली सीमा कहते हैं या निम्न सीमा कहते हैं, अंग्रेज़ी में लोअर लिमिट कहते हैं। इसके बाद डैश के बाद जो दूसरी संख्या लिखी हुई होती है उसे हम वर्ग की उच्च सीमा या ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं, और इसे अंग्रेज़ी में अपर लिमिट कहते हैं। अब इनके लिए कुछ संकेत भी कभी कभी प्रयोग होते हैं, जैसे स्मॉल l1 भी प्रयोग हो सकता है, कैपिटल L1 भी प्रयोग हो सकता है निचली सीमा के लिए, और ऊपरी सीमा या उच्च सीमा के लिए L2, स्मॉल l2 या कैपिटल L2 प्रयोग हो सकता है। ये 10 और 25 दोनों ही वर्ग की सीमाएं कहलाती हैं। तो इसे अच्छी तरह से आपको पहचान लेना है कि वर्ग में जो ये दो संख्याएं लिखी होती हैं इन्हें हम कहते क्या हैं, ये होती क्या हैं। इसके बाद अक्सर जब हम सवाल हल करते हैं तो उसमें वर्ग का मध्यमान हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है, या मध्य बिंदु निकालने की आवश्यकता पड़ती है, या वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों ही शब्द एक ही शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं। चाहे आप वर्ग का मध्यमान शब्द यूज़ करें, चाहे वर्ग का मध्य बिंदु प्रयोग करें, या फिर वर्ग का वर्ग चिन्ह कहें। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, मध्यमान को अंग्रेज़ी में मिड वैल्यू कहते हैं, मध्य बिंदु को मिड पॉइंट कहते हैं, और वर्ग चिन्ह को क्लास मार्क कहते हैं। और ये होता क्या है, किसी भी कोई भी वर्ग हो उसका यदि हम वर्ग चिन्ह निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, बराबर वर्ग की निम्न सीमा धन वर्ग की उच्च सीमा और बटे 2, अर्थात वर्ग की दोनों सीमाओं को हम जोड़ देते हैं और उसे 2 से भाग कर देते हैं। इसके पश्चात जो भागफल आता है वही उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक वर्ग लिया है 10 से 25। जैसे वर्ग को आप वर्ग अंतराल भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्ग या वर्ग अंतराल 10 से 25 का जो वर्ग चिन्ह है, तो यहाँ पर वर्ग की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले लिखी संख्या और बाद में लिखी संख्या, यही वर्ग की सीमाएं कहलाती हैं। तो और यहाँ पर जो पहले लिखी सीमा है वो निम्न सीमा है वर्ग की, और बाद में लिखी हुई सीमा जो है वो वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। इन दोनों सीमाओं को हम जोड़ देंगे तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि निम्न सीमा 10 धन वर्ग की उच्च सीमा 25 बट्टे 2, यानी 2 से भाग करना है हमें, और 10 और 25 को जोड़ा गया है तो 35 के बराबर हमें प्राप्त हुआ है, वही यहाँ पर लिखा गया, और 2 से भाग करते हैं फिर हम, और इस प्रकार हमें 17.5 प्राप्त होता है। तो जब सवाल हम माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें हर विधि से, चाहे यहाँ पर माध्य ज्ञात करने की हम 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हर वर्ग का वर्ग चिन्ह अवश्य ज्ञात करना रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर अलग से वर्ग चिन्ह को समझाने का प्रयास किया है। तो आपने देख लिया होगा कि वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो बारंबारता होती है उस बारंबारता को कई संकेतों से हम व्यक्त करते हैं। जैसे पहला वर्ग है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला वर्ग 10 से 25 है, और उस पहले वर्ग की बारंबारता F1 है, 2 है, और जिसे हमने F1 से व्यक्त किया है। तो F1 क्यों लिखा, F का मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, और 1 का मतलब हो गया कि पहले वर्ग की बारंबारता। तो F1 का अर्थ क्या हुआ, पहले वर्ग की बारंबारता, यह आपको समझ लेना है, और वो 2 के बराबर हुआ यहाँ पर, क्योंकि 10 से 25 जो वर्ग है उसके ठीक सामने 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये पहले वर्ग की बारंबारता हुई, अर्थात यहाँ पर F1 बराबर 2 हुआ। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। इसी प्रकार आगे जितने भी, जैसे यहाँ 25 से 40 दूसरा वर्ग है और उसके ठीक सामने 3 लिखा हुआ है, तो ये दूसरे वर्ग की बारंबारता है, इसलिए हम इसे F2 से व्यक्त करेंगे, और इस प्रकार F2 बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार F3, F4, F5, F6 के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि
कैसे आप याद करेंगे। और इसके बाद एक और बात हमें समझनी है, वर्ग चिन्ह भी यहाँ पर निकालते हुए हर वर्ग का मैंने दिखाया है कि 10 से 25 जो वर्ग है, पहला वर्ग है, पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह x1, उसे x1 से व्यक्त किया गया है। वर्ग चिन्ह के लिए संकेत x प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। 1 इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह है। और वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 से 25 का है तो 10 और 25 को जोड़कर 2 से भाग किया गया, इस प्रकार 17.5 प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार जितने भी वर्ग हैं उनका वर्ग चिन्ह यहाँ पर ज्ञात करते हुए दिखाया गया है। आप उसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6। x6 का मतलब क्या हुआ, छठवें वर्ग का वर्ग चिन्ह, और उसे यहाँ पर ज्ञात करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि किसी भी वर्ग की बारंबारता को हम किस संकेत से व्यक्त करेंगे, साथ ही साथ किसी भी वर्ग के वर्ग चिन्ह को हम कैसे व्यक्त करेंगे, वर्ग चिन्ह को कैसे व्यक्त करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कि जब प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो उस माध्य को ज्ञात करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है। पहले तो आपने साधारण बातें समझ ली कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, बारंबारता के लिए संकेत क्या होते हैं, और इसके बाद जो हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो ये है कि कैसे हम हल करेंगे, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, सारणी बनानी होती है। तो सारणी बनाने में अक्सर ये दिमाग में नहीं आता है कि हम कौन सा कितने कॉलम बनाएं और किस किस चीज़ के कॉलम बनाएं। इसी को थोड़ा एक ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि उस ट्रिक को युक्ति को आसानी से समझ लेंगे ध्यान से, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूले के बाद आप उसे आसानी से कॉलम बना करके माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो माध्य ज्ञात करने की जो 3 विधियां हैं, उन तीनों ही विधियों में इसी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करना है। एक ही ट्रिक है लेकिन वहाँ पे फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसलिए उसमें कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रटने का केवल यही है कि आप सूत्र को अच्छी तरह से चाहे रटें चाहे याद करें, बार बार अभ्यास करें लिख करके, जिससे आपको फार्मूला याद रहे। फार्मूला याद रहेगा, फिर उसकी जो युक्ति है उसको समझ लेंगे, एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी, और फिर आप सारणी आसानी से बना लेंगे। और जो सारणी बन जाती है फिर माध्य ज्ञात करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो सारणी बनाना ही सबसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जटिल होता है। आपको याद रहे कि कौन से कॉलम बनने, कितने कॉलम बनने। तो इसके लिए मैंने जो युक्ति आपको बताई है, ट्रिक बताई है, वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए। आप फॉर्मूला लिख लीजिए, रफ में भी लिख सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रत्यक्ष विधि के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, प्रत्यक्ष विधि के लिए जो सूत्र इस्तेमाल होता है, किया जाता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। x बार, इसको हम x बार करके पढ़ते हैं, x के ऊपर एक रेखा खींची हुई है। x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, जो युक्ति है या ट्रिक है जिससे हमें सारणी बनाना सीखना है। देखिए क्या किया है मैंने, जो अंश में सिग्मा एफ आई एक्स आई है उसका केवल एफ आई एक्स आई पोर्सन ले करके एक अलग लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ आई एक्स आई एरो बना करके। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और इसमें जो एफ आई एक्स आई आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक भाग मान करके आप ये समझ लें कि आपको एक एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एक कॉलम तो आपको ये पता चल गया कि एफ आई एक्स आई का बनेगा। दूसरी बात, एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि दो राशियों के बीच में बीजगणित में जब कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर एफ आई और एक्स आई
दो राशियां हैं, दोनों राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। हमने इसी बात को आगे बराबर करके लिख दिया है एफ आई गुणे एक्स आई। तो यहाँ पर एफ आई जो पहले आया है इसका कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो प्रश्न में ही दिया रहता है। मैंने आपको बताया कि एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का कॉलम है, वो प्रश्न में ही दिया रहता है, तो ये तो हमें पहले से पता है। दूसरी बात एक्स आई आया है इसमें। एक्स आई क्या होता है, एक्स मैंने बताया एक्स से हम वर्ग चिन्ह को दिखाते हैं, किसी भी वर्ग के वर्ग चिन्ह को हम एक्स आई से दिखाते हैं। और इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स आई मैंने लिखा है, उसे लिख दिया है वर्ग चिन्ह। इस एक्स आई का भी एक कॉलम बनना है। तो इस प्रकार मैंने आप देख रहे हैं इस ट्रिक से आपने क्या जाना कि यहाँ पर दो कॉलम बनने हैं। एक कॉलम तो आपको एफ आई एक्स आई का बनाना है, एक एक्स आई का बनाना है। ये ध्यान रखना है सदैव कि एक्स आई का कॉलम पहले बनता है, तभी तो आप एफ आई एक्स आई का कॉलम बना पाएंगे, तभी फ्रीक्वेंसी और वर्ग चिन्ह की गुणा कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले से, इस युक्ति से आपको ये स्पष्ट हो गया कि दो नए कॉलम जो आपको बनाने हैं वो एक कॉलम एक्स आई का बनना है, दूसरा कॉलम एफ आई एक्स आई का बनना है। और दो कॉलम आपके प्रश्न में ही दिए रहते हैं, जिसमें कि पहला वर्ग या वर्ग अंतराल का होता है और दूसरा कॉलम एफ आई या बारंबारता का होता है। तो दो कॉलम तो आपके प्रश्न में ही दिए रहते हैं और यहाँ पर दो नए कॉलम बनेंगे जो आपने जान लिए। अब इसके बाद सब सरल हो जाता है। मैंने यहाँ पर उसी बात को लिख भी दिया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो बच्चे ठीक से सुनने से ना समझ पाएँ वो लिखा हुआ देख सकते हैं, इसलिए मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर लिख दिया है उस ट्रिक को समझने के लिए जो आपको यहाँ पर कॉलम बनाने हैं। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के माध्य ज्ञात करने के लिए आपको चार कॉलम बनाने पड़ेंगे। चार कॉलम के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है चार कॉलम बनाने, जिसमें से दो कॉलम क्या होते हैं वो प्रश्न में ही दिए रहते हैं, और जो दो नए कॉलम आपको बनाने होते हैं उसमें एक कॉलम एक्स आई या वर्ग चिन्ह का होता है, दूसरा कॉलम एफ आई एक्स आई का होता है, यानी एफ आई गुणे एक्स आई का होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और ये युक्ति जो होती है वो जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको केवल सूत्र ज्ञात होना चाहिए और युक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और आपको कुछ याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो सब आपको पता चल गई। अब मैंने आपके सामने एक जो उदाहरण था उस उदाहरण को आप किताब में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे किताब में इस रूप में दिया हुआ है। सारणी 14.3 आप देख रहे हैं और 14.3 देख रहे हैं। तो इसमें पहला जो कॉलम है उसमें वर्ग अंतराल है, दूसरा जो कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या है जो कि एफ आई से व्यक्त की गई है, तीसरा कॉलम वर्ग चिन्ह का है जो एक्स आई का कॉलम था जो मैंने कहा था आपको अलग से बनाना पड़ेगा, और चौथा कॉलम वो एफ आई एक्स आई का है। तो आप देख रहे हैं कि इस सारणी में या टेबल में केवल चार कॉलम हैं, जिसमें से पहला और दूसरा कॉलम जो है वो प्रश्न में ही दिया रहता है। शेष जो दोनों आपके कॉलम बने हुए हैं ये आपको ज्ञात सोचना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है, या आपको समझना पड़ता है कि हमें किसके बनाने हैं। और वो ज्ञात बनाने का कैसे आपको याद रहे उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे आप हो क्या रहा है इस टेबल में, जिसको ये टेबल समझ में आ जाती है फिर माध्य ज्ञात करना सरल हो जाता है। आप देखिए पहला वर्ग अंतराल लीजिए 10 से 25, इसके विद्यार्थियों की संख्या एफ आई। आप वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना मैंने बताया था, 10 और 25 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, फिर 17.5 आएगा। ये सब आपको मैंने ज्ञात करना सिखाया है, उस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप केवल यही टेबल बनाएंगे और इसी से सीधे सीधे आप माध्य ज्ञात कर लेंगे। शुरू में जो मैंने अलग अलग समझाने का प्रयास किया है उसे देखते हुए आप आसानी से सीख जाएंगे ये सब करना। यहाँ पर वर्ग चिन्ह 10 से 25 का 17.5 हुआ, फिर एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है। अब ये एफ आई एक्स आई में जो 35 लिखा हुआ है वो 35 आया कहाँ से? एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई गुणे एक्स आई, और एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि कौन सा वर्ग अंतराल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यह आई का मतलब है आई आईवा और आई बराबर 1 रख लेंगे जब हम, तो
पहला हो जाएगा। तो पहला वर्ग अंतराल 10 से 25 है, ये पहली बारंबारता है तो F1 हो गया, और ये पहला वर्ग चिन्ह है यानी x1 हो गया। तो F1 और x1 इसकी गुणा होती है 2 गुणे 17.5, और इसकी जब गुणा करेंगे तो 35 आएगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए गए हैं उसमें जितने भी FI हैं उनको संगत XI के साथ गुणा करके गुणनफल को लिखते चले जाना है FI XI वाले कॉलम में। पहले वाले में हमने क्या किया, F1 पहले वर्ग की बारंबारता और फिर पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह, इन दोनों की गुणा करी तो 35 आएगा, आप करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार दूसरे वर्ग की बारंबारता F2 जो कि यहाँ पर 3 के बराबर है, 3 और दूसरे वर्ग की जो वर्ग का जो वर्ग चिन्ह है x2 जिसे व्यक्त कर सकते हैं x2 से, वो 32.5 है यहाँ पर। तो 3 और 32.5 को जब गुणा करेंगे तो 97.5 आएगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ 7 और 47.5 को गुणा करेंगे तो 332.5 आएगा। 6 और 62.5 को गुणा करेंगे तो 375 आएगा। 6 और 77.5 को गुणा करेंगे तो 465 आएगा। 6 और 92.5 को गुणा करेंगे तो 555 आएगा। इस प्रकार गुणा करके हम FI XI ज्ञात कर लेते हैं। और जब FI XI के नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सिग्मा FI XI, तो सिग्मा FI XI का क्या अर्थ होता है? सिग्मा एक ग्रीक भाषा का अक्षर होता है जो संख्याओं के योग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर इतनी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, FI XI इतने सारे लिखे हुए हैं, F1 X1 F2 X2 X3 X3, इसी प्रकार बहुत सारे संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को जोड़ जो है हम सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं। जोड़ के लिए सिग्मा अक्षर का प्रयोग करते हैं, ग्रीक भाषा के अक्षर। तो यहाँ पर जितने भी FI XI हैं उन सब का जोड़ सिग्मा FI XI के द्वारा व्यक्त किया गया है। अर्थात इन सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 1860 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर भी देखिए नीचे लिखा हुआ है सिग्मा FI बराबर 30, यहाँ योग लिखा हुआ है। तो सिग्मा शब्द हमेशा ध्यान रखना है कि संख्याओं के योग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऊपर जितने भी FI हैं यानी जितने भी बारंबारताएँ दी गई हैं उन सबको जोड़ना है, और जोड़ करके जो आएगा उसे सिग्मा FI के द्वारा व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से इस सारणी से, इस टेबल से हमें 2 मान पता चलते हैं। पहला मान सिग्मा FI बराबर 30 यहाँ पर पता चला, दूसरा मान सिग्मा FI XI बराबर 1860 या 1860 के रूप में हमको प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आप सीधे फॉर्मूले का प्रयोग करके, जो कि यहाँ पर आपकी किताब में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं x बार, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, और ये बराबर 1860 बटे 30। अब आप इसे सरल कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए और फिर 3 से भाग कर दीजिए। 3 छक 18 का 6 यहाँ लिख दिया, और 6 जो बचा था उसे उतारेंगे, फिर 3 दूनी 6, और इस प्रकार 62 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य हमें ज्ञात होता है वो 62 के बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे और सरल रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने एक अलग सारणी बनाई है समझाने के लिए, जो कि आप देख रहे होंगे इस समय, जिसमें अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर पहला जितने भी हाइलाइटेड पोर्शन हैं वो आपको सवाल के हल में लिखने हैं, लेकिन जो भी हाइलाइटेड नहीं है उतना पोर्शन जो है वो आपको केवल समझने के लिए इसमें दिया गया है। तो इसे अच्छी तरह से आप देख लें, और मैं समझता हूँ इसे देख कर ही आप समझ सकते हैं। मैं एक वर्ग के लिए आपको इसमें बता दूंगा, फिर उसके बाद आप बाकी स्वयं करने का प्रयास करिएगा। सब कुछ एकदम स्पष्ट है इसमें, आप अच्छी तरह से देख लें। तो यहाँ पर देखिए पहला सारणी वही बनी हुई है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं जो उसमें हिडन थी, जो आपको उसमें दिख नहीं रही थी, वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो अक्सर नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सारणी बना दी है। आप देखिए 10 से 25 वर्ग है पहला वर्ग, और उसकी बारंबारता 2 है, जिसको हम F1 से व्यक्त करते हैं। 1 का मतलब पहले नंबर पर,
n i बराबर 1, ये जो i लिखा होता है i बराबर 1 के लिए, 1 का मतलब पहले नंबर पर जो हो, पहला वर्ग जो हो और पहली बारंबारता जो हो, पहले वर्ग की बारंबारता जो हो, उसे ही हम F1 से व्यक्त करते हैं। फिर अब हमें वर्ग चिन्ह वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, तो वर्ग चिन्ह को हम xi से व्यक्त करते हैं। अब वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे 10 से 25 है तो 10 निम्न सीमा है वर्ग की और 25 उच्च सीमा है। अब जो वर्ग चिन्ह होता है वो 10 निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ और उसका आधा यानी 2 से भाग कर देना। वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देना, यही होता है। वही यहाँ पर लिखा गया, 10 से 25 में 10 और 25 को जोड़ा गया, 2 से भाग किया गया, और 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35/2 आएगा और फिर 17.5 आएगा। इस प्रकार हमें जो पहला वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है उसे हम x1 से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो i लिखा होता है, i को ही हम विभिन्न मान देते चले जाते हैं। जैसे i को हमने 1 दे दिया तो x1 हो जाएगा, i को हम 2 मान दे देंगे तो x2 हो जाएगा, i को 3 मान दे देंगे तो x3 हो जाएगा। और ये 1 2 3 का मतलब क्या है, पहले वर्ग की बारंबारता है तो x1 और x2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब दूसरे वर्ग की पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह है तो x1 और दूसरे वर्ग का वर्ग चिन्ह है तो x2, तीसरे वर्ग का वर्ग चिन्ह है तो x3। तो इस प्रकार से आप समझ लें कि वर्ग चिन्ह हो या बारंबारता हो, उसके साथ जो लिखी संख्याएं होती हैं वो ये बताती हैं कि वो किस वर्ग की बारंबारता है या किस वर्ग का वर्ग चिन्ह है। अब इसके आगे देखिए, अगला जो कॉलम था, लास्ट कॉलम FI XI का, उसमें आपने देखा कि F1 X1 यहाँ पर लिखा हुआ है। i को जब हम 1 के बराबर लेंगे, x को भी 1 के बराबर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बारंबारता की गुणा पहले वर्ग चिन्ह के साथ होनी है, इसलिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये हमें ध्यान रखना है। तो F1 X1 और F1, इसका अर्थ हुआ F1 गुणे X1, और F1 हमारा है 2 के बराबर और X1 हमारा है 17.5 के बराबर। तो जब F1 की जगह 2 लिखेंगे, X1 की जगह 17.5 लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे तो 35 आएगा। ठीक इसी प्रकार अन्य वर्गों के साथ भी आपको करते जाना है और फिर वही सारणी प्राप्त होगी जो आपकी किताब में दी गई थी। मैं समझता हूँ कि अब आपको समझने में आसानी होगी, और यदि कहीं फिर भी कठिनाई होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसे मैंने इस रूप में लिखा है कि आप आसानी से इसे समझ सकें, इसलिए हर स्टेप को क्लियर किया है। इस सारणी में ये ध्यान रखना है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, प्रश्न के हल में आपको इन्हीं संख्याओं को लिखना है जो हाईलाइटेड है। शेष संख्याएं केवल आप उन मानों को ज्ञात करने के लिए जो हम मौखिक रूप से या रफ वर्क में करते हैं उसे ही लिखा गया है। और मैं समझता हूँ अब आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना आ गया होगा। धन्यवाद।